Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। पूरे विश्व में इस समय बात हो रही है टर्की में जो हाजिया सोफिया को म्यूजियम था ये 1934 से, और अब उनकी जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है काउंसिल ऑफ स्टेट, उसने 10 जुलाई को इसका जो म्यूजियम स्टेटस था वो समाप्त कर दिया। और उसी दिन उनके प्रेसिडेंट एर्डोगान ने एक डिक्री से इसको ट्रांसफर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, यानी ये एक मस्जिद बनने का रास्ता साफ हो। अब मेरे हिसाब से जाती तौर पर ये डिसीजन सही नहीं है, और मैं ये भी समझता हूं कि जो सुल्तान महमद ने 1453 में इस चर्च को एक मॉस्क बनाया था, वो डिसीजन भी मॉरली और इथिकली रॉन्ग है और थियोलॉजिकली भी शायद रॉन्ग है। लेकिन यहां आज हम बात करेंगे कि अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाए तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट किस तरह इसको डिसाइड करेगी। अब देखिए, एक लॉ टीचर की हैसियत से हम जजमेंट राइटिंग के एग्जाम्स लेते रहते हैं, बच्चों से कंपटीशंस होते हैं, मूट कोर्ट के कंपटीशंस होते हैं जिसमें हम कोई फिक्टिशियस प्रॉब्लम बनाते हैं, कई जगह के फैक्ट्स मिला देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि अब आप इस पे जजमेंट लिखो या इस पे आर्गुमेंट्स लिखो। तो ये उसी तरह की मैं एक एक्सरसाइज आज करने जा रहा हूं कि अगर ये केस इंडियन सुप्रीम कोर्ट में होता तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे तय करती। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझको इस बात का बड़ा अफसोस है कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो जनतंत्र से तंग आ चुके हैं और वो डिक्टेटरशिप जैसे माहौल को पसंद करने लगे हैं। सारी दुनिया में राइटिस्ट नेशनलिस्ट सरकारें बन रही हैं और इन सारी सरकारों में क्या हो रहा है कि ये आज की समस्याएं और आज की प्रॉब्लम्स का तो कोई हल नहीं निकाल पाते। ये पास्ट की जिक्र करते रहते हैं, पास्ट को ग्लोरीफाई करते रहते हैं और अपनी गवर्नेंस के फेलियर्स को छुपाने के लिए ये हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने की सियासत करते हैं। एक और बड़ा मुद्दा है इसमें कि ये सारी सरकारें जो हैं, जो मेजॉरिटेरियन हैं, वो उसने मेजॉरिटी के माइंड में माइनॉरिटी से डर पैदा कर दिया। पूरी दुनिया में होना यह चाहिए कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी से डरे, लेकिन यहां मेजॉरिटी डरने लगी है माइनॉरिटी से और इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी से भी डर पैदा कर दिया गया है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये अगर आप टर्की में देखें तो जो हाजिया सोफिया चर्च के मानने वाले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, उनका पॉपुलेशन में शेयर ही जो है 0.001%। जो क्रिश्चियन उनका पॉपुलेशन में शेयर है वो 0.2% है, सारे क्रिश्चियंस मिला लें, सारे सेक्ट्स। और क्यों ये टर्की में इतने क्रिश्चियंस कम रह गए? जब 20th सेंचुरी शुरू हुई थी तो 20% क्रिश्चियंस थे। आज वो सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो मिला के अगर 0.2% रह गए तो इसकी वजह थी ट्रीटी ऑफ लुज़ैन जो 1923 में बनी, जिसके बाद मॉडर्न रिपब्लिक बना। और एक फ्लॉड आइडिया था कि माइनॉरिटी राइट्स के लिए यह बेहतर होगा कि लोग जो माइनॉरिटी में हैं वो उन देशों में चले जाएं जहां वो मेजॉरिटी हैं। तो टर्की से बहुत से ईसाई जो है वो ग्रीस चले गए, वो यूरोप के कंट्रीज में चले गए और इन कंट्रीज से जो मुस्लिम्स थे वो टर्की में आ गए। तो टर्की में जो पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की कम हुई उसकी वजह ये है। अब इसमें यह भी समझ लीजिए कि ये जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये जो है रोमन कैथोलिक चर्च से बिल्कुल अलग है। जैसे मुसलमानों में डिफरेंट सेक्ट्स हैं, ऐसे ईसाइयों में डिफरेंट सेक्ट्स हैं, हिंदुओं में डिफरेंट सेक्ट्स हैं। ये जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये पैपल सुप्रीमेसी को नहीं मानती है। इनके डिफरेंसेस हैं वर्जिन मैरी के इशू पे, होली स्पिरिट के इशू पे। इनका सेंटर जो है वो रोम नहीं है इटली का, बल्कि इनका सेंटर अब इस्तांबुल है, कॉन्स्टेंटिनोपल रहा है। और इनका जो हेड है पैट्रियार्केट, वो प्राइमस इंटर पेरेस होता है, यानी फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। आइए जरा समझते हैं इस पूरे मसले को और इंडियन सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे डिसाइड करती।
हाजिया सोफिया आपको मालूम है कि इसको कंस्ट्रक्ट किया था एम्परर जस्टिनियन फर्स्ट ने 532 से 537 के बीच 5 साल लगे थे। कोई 900 साल तक ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च रही, लेकिन फोर्थ क्रूसेड के दौरान आपको मालूम है कि क्रूसेड्स में ईसाई जो थे वो यूरोप से आते थे और जेरूसलम की तरफ जाते थे और वहां हमले करते थे वो। तो जब फोर्थ क्रूसेड चल रही थी, 10 से ज्यादा क्रूसेड्स हुई हैं, तब उसमें उन्होंने इस चर्च को ऑक्युपाई कर लिया और 1204 से लेके 1261 तक ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च न रहकर रोमन कैथोलिक चर्च रही अंडर लैटिन एम्पायर। अब भारत के सुप्रीम कोर्ट इस फैक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दे सकती है। जैसे बाबरी मस्जिद के केस में एक बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने यह उठाया कि भाई 1860 के बाद का तो रिकॉर्ड है, लेकिन बाबरी मस्जिद जो बाबर ने 1528 में बनाई, 1528 से 1860 तक जब अंग्रेजों ने एक आयरन रेलिंग बना दी थी कि बाहर के हिस्से में चबूतरे की तरफ हिंदू पूजा कर लेंगे और अंदर वाले हिस्से में मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, उससे पहले मुसलमान ये साबित नहीं कर पाए कि वो कंटिन्यूअस इसके पोजेशन में थे। तो क्योंकि यहां भी एक 50-55 साल का ऐसा पीरियड गुजरा जब ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च नहीं थी, रोमन कैथोलिक चर्च थी, इसका मतलब कंटिन्यूअस पोजेशन इसका उनको नहीं है और वो बात उनके खिलाफ जाएगी। ऑन द कंट्रेरी कोर्ट ये कह सकती है कि 478 ईयर से 1453 से 1931 तक जब इसको बंद किया गया, इस पे कंटिन्यूअस नमाज होती रही और ये मुसलमानों के पोजीशन में रही और इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया ऑर्थोडॉक्स ईस्टर्न चर्च ने। इसका मतलब ये कि वो इसको गिव अप कर दिया उन्होंने। अब एक और मुद्दा जो बाबरी मस्जिद के केस में आया था कि कोर्ट ने ये कहा था कि ये बात सही है कि वक्फ अगर कोई प्रॉपर्टी हो जाती है, गॉड को डेडिकेट हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी इनएलिनिएबल हो जाती है। यानी अब उस प्रॉपर्टी को ना बेचा जा सकता है, ना गिफ्ट किया जा सकता है, ना विल किया जा सकता है। लेकिन ये दो तरीके से होती है, या तो डेडिकेशन की डीड हो आपके सामने, या फिर वक्फ बाय यूजर, यानी आप एक बहुत जमाने से, एक अरसे दराज से किसी प्रॉपर्टी पे को यूज कर रहे हैं किसी एक रिलीजियस पर्पस के लिए, तो वक्फ बाय यूजर मान लिया जाएगा। यह फकीर मोहम्मद शाह का जजमेंट बाबरी मस्जिद के केस में 1956 का सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया था। तो इस केस में बाबरी मस्जिद वाले मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड बाबर की कोई डीड नहीं दिखा पाए जिसमें उसने इसका वक्फ किया हो। हाजिया सोफिया के केस में गो के ये बात बाबर से पहले की है, वो केस 1528 का है और ये केस 1453 का है, लेकिन देखिए उनकी रिकॉर्ड कीपिंग हमसे बेटर थी। वो डिक्री जिससे सुल्तान महमद ने इसको मॉस्क बनाया वो मौजूद है और इसलिए इस पॉइंट पे ये वक्फ मानी जाएगी, और अगर ये वक्फ मानी जाएगी तो इसको म्यूजियम बनाना जो है उसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट भी कह सकती है कि ये गैर कानूनी है। ये भी चीज एक याद रखने की है कि मोस्ट लाइकली सुल्तान महमद ने इसको खरीद लिया था, और अगर खरीद लिया था तो फिर और केस वीक हो जाता है इसका एज ए चर्च। और एक अच्छी बात हुई कि इसमें डिमोलिशन नहीं किया गया चर्च का, उसको प्रिजर्व किया गया। जो स्टनिंग बिजेंटाइन पेंटिंग्स थी, मोज़ेक्स थे, उनको इन सारी सदियों तक, शताब्दियों तक प्रिजर्व किया गया। अब एक बात और हमें याद रखने की है कि बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू बिलीफ को कि ये एक टेंपल है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। अब यहां पे भी ये केस जो है हाजिया सोफिया में अगर हम देखेंगे तो मुसलमान लगातार इसको 1453 से लेके अब तक मॉस्क बिलीव करते रहे, और इस दौरान जब ये म्यूजियम था तब भी अक्सर जा जाके इसमें नमाज पढ़ते रहे। यानी उन्होंने अपनी बिलीफ्स को न सिर्फ माना बल्कि एग्जीक्यूट भी किया। तो ये बिलीव, मुस्लिम बिलीफ के बेसिस पे भी ये केस वीक हो जाता है।
चर्च की तरफ से, और कभी ऑर्थोडॉक्स ईस्टर्न चर्च ने इसको ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं किया प्रेयर्स को। तो ये भी एक मुद्दा है उनका, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम समझते हैं ये चर्च है। फिर बाबरी मस्जिद के केस में एक और चीज थी जिसपे काफी डिस्कशन जजमेंट में है, वो आर्गुमेंट ये था कि एडवर्स पोजेशन। सुन्नी वक्फ बोर्ड की एक अल्टरनेटिव प्ली थी। अल्टरनेटिव प्ली थी कि अगर ये मान भी लिया जाए कि यहां एक राम टेम्पल था, अब हम क्योंकि इसको 400 450 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं एज मॉस्क, तो एडवर्स पोजेशन में बाबरी मस्जिद जो है वो एक मस्जिद बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा एडवर्स पोजेशन का कानून ये है कि आपके पास एक्चुअल पोजेशन हो, विजिबल पोजेशन हो, हॉस्टाइल पोजेशन हो। हॉस्टाइल का मतलब कि ये जिसकी प्रॉपर्टी थी उसकी नॉलेज से हो, और कंटिन्यूअस पोजेशन हो। और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि बाबरी मस्जिद में हिंदूज जो हैं वो प्रेयर्स को ऑब्स्ट्रैक्ट करते रहे, उसकी कई कंप्लेंट्स थी, परेशान करते रहे वहां पे जो लोग नमाज पढ़ने आते थे, इसलिए ये कंटिन्यूअस पीसफुल पोजेशन नहीं माना जाएगा। इसलिए एडवर्स पोजेशन पर भी इसको मॉस्क नहीं माना जा सकता, और ये मुस्लिम पार्टीज ये केस हार गई। हाजिया सोफिया में 1453 से लेके 1931 तक continuous, peaceful, visible, hostile, meaning thereby with the knowledge of Orthodox Eastern Christian people, ये एक मॉस्क रही। इसका मतलब ये एडवर्स पोजेशन का पॉइंट भी मॉस्क के फेवर में चला जाएगा, चर्च के खिलाफ चला जाएगा। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है इस मैटर में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हुए हैं टर्की में, उनको भी नोट कर सकती है। आपको मालूम है कि ऑटोमन सल्तनत अपने आप ही एक कॉन्स्टिट्यूशन ले आई थी 1876 में। फिर 1921 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की आ गया। फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 21 का, इसके आर्टिकल 70 ने न सिर्फ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस गारंटी की बल्कि राइट टू प्रॉपर्टी गारंटी किया। अब अभी भी जो आज का उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी आर्टिकल 35 में राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो है। अब फिर आर्टिकल 74 ने यह कहा कि किसी की भी प्रॉपर्टी जो है उससे उसका पोजेशन नहीं छीना जाएगा एक्सेप्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर द पेमेंट ऑफ एक्चुअल वैल्यू। यानी किसी से भी आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे जब तक आप उसकी एक्चुअल वैल्यू उसको पे नहीं कर दें। इंडिया में पूरा जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी का और अमेंडमेंट्स का, वो राइट टू प्रॉपर्टी को लेके हुआ है, आपको मालूम है। फिर आर्टिकल 75 ने राइट दिया, राइट टू रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस। इस राइट का भी वायलेशन हो गया कि ये एक मस्जिद है, उसको बंद कर दिया गया। सेकुलरिज्म का मतलब एंटी गॉड एंटी रिलीजन नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा और लोग अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए फ्री होंगे। फिर 1928 में आर्टिकल 2 को डिलीट कर दिया, जिस आर्टिकल ने कहा था कि इस्लाम स्टेट रिलीजन है और टर्की जो है वो अब एक सेकुलर स्टेट हो गई। तो जो हाजिया सोफिया को म्यूजियम बनाया जा रहा है उसको इसलिए भी इलीगल माना जाएगा कि ये सेकुलरिज्म का वायलेशन है, ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का, राइट टू वर्शिप का वायलेशन है। इसमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो नहीं पे की गई। तो ये 31 और 34 के जो ऑर्डर्स हैं कैबिनेट के, ये भी गलत माने जाएंगे। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसने ये कहा कि सारे रिलीजियस प्लेसेस जो हैं उनका जो 1947 15 अगस्त को स्टेटस था वो स्टेटस ही बरकरार रखा जाएगा। तो हमारी कोर्ट जो है वो कोर्ट कर सकती है पैरा 77 बाबरी मस्जिद के जजमेंट का, जिसमें कोर्ट जो है वो ये कहेगी कि भाई टर्की जो है रिपब्लिक क्योंकि बन गया 1923 में और टर्की जो है एक सेकुलर स्टेट बन गया, तो जो 29 अक्टूबर 1923 की डेट है, इस दिन किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो स्टेटस था वो स्टेटस बरकरार रखा जाए। और इस दिन क्योंकि हाजिया सोफिया मॉस्क थी, बल्कि इसके बाद 8 साल और मॉस्क रही रिपब्लिक बनने के बाद, तो फिर 31 में इसको अचानक बंद कर देना और 34 में म्यूजियम बना देना जो है वो उनके संविधान के भी विरुद्ध है। और
एक ये बात होगी कि उसमें वो ये कहेंगे कि अब जो है ये एक मॉस्क बनना इसका ठीक है। एक चीज और है, ये बाबरी मस्जिद में भी आर्गुमेंट हुआ कि ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद मस्जिद ही नहीं है। और क्यों मस्जिद नहीं है? बात सही है, वैसे थियोलॉजिकली इस्लाम में ये इस बात की इजाजत नहीं है कि आप दूसरों के रिलीजियस प्लेसेस को मस्जिदें बनाएं। जिन भी मुस्लिम शासकों ने, राजा महाराजाओं ने मंदिर तोड़े, सब ने बिल्कुल गैर इस्लामी, इलीगल और थियोलॉजिकली गलत काम किया। रिलीजन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से वो सही हो सकता है, क्योंकि लॉ ये है कि एक सॉवरेन जब चला जाता है, उसके दूसरा सॉवरेन आ जाता है, तो जो दूसरा सॉवरेन है वो हर चीज का मालिक हो जाता है, सारे पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो यहां भी कोर्ट ये कह सकती है कि हम इस इशू में नहीं जाएंगे कि जब हाजिया सोफिया को चर्च से मॉस्क बनाया गया कि वो सही था थियोलॉजिकली। और कोर्ट पैरा 77 कोर्ट करेगी बाबरी मस्जिद का, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि द ट्रू टेस्ट इज वेदर दोज हु बिलीव हैव फेथ इन रिलीजियस एफिकेसी ऑफ प्लेस वेयर दे प्रे। द बिलीफ एंड फेथ ऑफ वर्शिपर in offering namaz at a place which is for a worshipper, a mosque, cannot be challenged। और कोर्ट ने कहा था कि वो थियोलॉजिकल क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे। अब जहां तक लीगल क्वेश्चंस का मामला है, उसमें भी कोर्ट मना करेगी जाने से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया, स्टेट सक्सेशन का इंटरनेशनल लॉ में लॉ सेटल्ड है। एक राजा चला गया, दूसरा राजा आ गया, यही उस जमाने का लॉ था। तो पैरा 652 बाबरी मस्जिद का कोट कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा था, दिस कोर्ट कैन नॉट इंटरटेन क्लेम्स दैट स्टेम फ्रॉम द एक्शंस ऑफ मुगल रूलर्स अगेंस्ट हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टुडे फॉर एनी पर्सन हु सीक solace or recourse against the actions of any number of ancient rulers, the law is not the answer। और कोर्ट ने नोट किया कि बहुत से ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने इस तरीके के काम किए हैं। पैरा 649 बाबरी मस्जिद का जजमेंट कोट किया जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा, द मुगल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द टेरिटरीज वाज अ सुप्रा नेशनल एक्ट बिटवीन टू सॉवरेन्स टू विच एब्सेंट द रिकॉग्निशन बाय द न्यू सॉवरेन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग राइट्स, एनी क्लेम टू द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी could not have been enforced by virtue of change of sovereignty। वही बात जो मैंने आपको बताई, जब तक नया सॉवरेन कोई एग्जिस्टिंग राइट को, प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करे, वो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। यही इंटरनेशनल लॉ है। और अब तो इस पे वियना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टीज, आर्काइव्स एंड डेट्स बन गया है, जो इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करता है कि सक्सेशन स्टेट पिछली स्टेट की सारी प्रॉपर्टीज की मालिक बन जाएगी विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन। तो क्योंकि महमद सेकंड जो हैं वो आ गए, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये उनकी बन गई और उनकी डिक्री अवेलेबल है, इसलिए उनकी बात सही मानी जाएगी। अब हमारी कोर्ट ये भी कह सकती है कि पूरी दुनिया में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं तकरीबन 1000, उसमें से 20% ऐसी हैं जिनके रिलीजियस और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वेटिकन सिटी को ही ले लीजिए आप, कि ये उनका सेंटर है रोमन कैथोलिक्स का, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कोर्ट ये कहेगी कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये मस्जिद बन जाए तो आप कह दें कि नॉन मुस्लिम्स को एंट्री नहीं होगी, कि हाजिया सोफिया में हमेशा हर मजहब के आदमी की आने की इजाजत होगी। वो कहेगी जो बाइजेंटाइन पेंटिंग्स हैं, मोज़ेक्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए, बिल्डिंग को जो है वो बहुत मेजर उसमें चेंजेस ना किए जाएं। और कोर्ट कर सकती है आर्टिकल 63 ऑफ टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन जो आज है, जिसमें गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू प्रिजर्व हिस्टोरिक एंड कल्चरल एसेट्स। यही ड्यूटी भारत सरकार की डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे है। लेकिन बाबरी मस्जिद जो शर्की आर्किटेक्चर का ओनली सर्वाइविंग पीस था मेजर, वो डिमोलिश हो गया 1992 में। अब लास्ट में कोर्ट क्या कह सकती है
कोर्ट ये कह सकती है कि ये बात सही है कि महमद का एक्शन मॉरली, इथिकली, रिलीजियसली रॉन्ग था, ये एक मॉरल इग्रीशियस रॉन्ग था, और उस रॉन्ग में ऐसा ही जैसा कि बाबरी मस्जिद में कोर्ट ने कहा कि 1949 में जो मूर्तियां अंदर ला के रख दी गई ये गलत था और पोजेशन से डिप्राइव किया गया मुस्लिम्स को, और 1992 में स्टेटस को बदला गया, कोर्ट के ऑर्डर्स थे, मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, ये भी बात गलत थी। और उसके नतीजे में जैसे बाबरी मस्जिद में कोर्ट ने रिपरेशन का प्रोविजन किया कि कहा कि भाई सरकार 5 एकड़ लैंड इन्हें दे दे और ये एक मस्जिद बना लें, यहां पे भी कोर्ट कह सकती है कि भाई 25 एकड़ लैंड दे दिया जाए क्योंकि ये एक बड़ी चर्च थी, गो के 25 एकड़ इस्तांबुल में जो है वो अयोध्या जो कि एक छोटा सा शहर है उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। तो मुझे ये लगता है कि इन लाइंस पे शायद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती अगर ये केस इंडिया में होता। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई है क्योंकि ये केस इंडियन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, लेकिन इससे आपको आसानी होगी समझने में कि जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट है और जो अब टर्किश एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने डिसाइड किया है वो ऑलमोस्ट एक ही लाइंस हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।